अस्सलाम दोस्तों, मैं खुश आमदीद। चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई के बाद गिरफ्तारी एक वाज़ेह पैगाम है और ख़ासतौर पर हमारी जुडिशरी के लिए, हमारी अदलिया के लिए और ख़ास तौर पर अदलिया को हेड करने वाले जो इस वक्त की शख्सियात हैं, चाहे वो लाहौर की हों या इस्लामाबाद की हों, इनको वाज़ेह पैगाम मिल गया है भाएन के गल ताड़ी कोई नहीं जो मनी जानी। और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में तो ये बात बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि दिन रह गए हैं 14। इन 14 दिनों के अंदर अंदर आप अगर चाय की प्याली में तूफ़ान उठाना चाहेंगे या अगर आप पाकिस्तान के सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा और हर सूरत दिया जाएगा। और ये जो पैगाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कल शाम को लाहौर में उनकी रहायशगाह से चंद कदम के फासले पर हुई है, ये इस बात का सबूत है कि ये बात बावर करा दी गई है कि अगर हम माजी में अपने असासे के साथ अपना जो है वो असासा या अपना एक करीबी दोस्त इमरान खान की सियासत के ऊपर जो कुर्बान कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि किसी के लिए भी ये दरवाजे अब खुलने वाले नहीं हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी अपनी जगह पर एक पैगाम भी है और उसके साथ साथ इस गिरफ्तारी की अगर आप वीडियो फुटेज देखें तो उसके अंदर एक और शख्सियत बहुत ही नुमायाँ होकर सामने आती है और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इमरान खान साहब के वकील हैं, जो इमरान खान साहब के लिए तोशाखाना केस और दीगर मामलात में जो है पेश हो रहे हैं, यानी लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब ने इस सारे अमल में जिस तरीके का किरदार अदा किया वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है। कैसे? ये यकीनी तौर पर आप इस सवाल का जवाब चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के मुज़मरात और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी की वजूहात, इन दोनों इश्यूज़ पर बात करें तो मेरा ख्याल है कि इस सारे के सारे मामले को समझना ज़रा आसान हो जाएगा। ये बात तो किसी से ढकी छुपी है नहीं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो एफिलिएशंस रही हैं माजी में वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ रही हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब भी जो भी कदम उठाया वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उठाया। माजी में अभी रिसेंटली 2018 के इंतखाबात के बाद पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस पोजीशन पर थे वो अगर चाहते तो वो इस ताकत के खेल के अंदर बहुत ही मरकज़ी मुकाम हासिल कर सकते थे। अगर वो मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिला लेते तो शायद मुस्लिम लीग नून उनको इमरान खान के मुकाबले में ज़्यादा फैसिलिटेट कर देती और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो चीफ़ मिनिस्टर बनने का ख्वाब था वो पूरा हो जाता 2018 में। लेकिन चूँकि उस वक़्त जो सेम पेज डॉक्ट्रिन थी वो मौजूद थी और इस सेम पेज को आगे लेके जाने के लिए हर तरह का रोल प्ले किया जा रहा था। प्रोजेक्ट इमरान खान बहुत सारे लोगों का ख्वाब भी था और बहुत सारे लोगों का क्रश भी था, लिहाजा प्रोजेक्ट इमरान खान को कंप्लीट करना और उसको इक़्तिदार में लाना ज़रूरी था। अब चूँकि वो जो क्रश था उसकी तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि मैं मरकज़ दे नाल में पंजाब की हुकूमत भी लेनी है। अब चूँकि ये वाली ख्वाहिश का इजहार किया गया था तो वो 22 या 24 अरकान जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे उनकी अहमियत दो चंद हो जाती है। अगरचे 2018 के इंतखाबात में इमरान खान साहब के वोट्स या इमरान खान साहब की सीटों की तादाद मुस्लिम लीग नून की सीटों की तादाद से कम थी, तकरीबन 12 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीटीआई की कम थी और फिर ये जो कमी है इसको पूरा किया गया उन जो है वो 24 या 30 सीटों के साथ जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। फिर आपको याद है कि जहांगीर खान तरीन का जो जहाज़ है वो उड़ा भी था और वो लोगों को भर भर के इस्लामाबाद लाता था, जहाँ पर इमरान खान साहब उनके गले में पट्टे डालते थे और उनको अपनी जमात में शामिल करते थे और इस तरीके से इमरान खान साहब ने अपना नंबर को आगे बढ़ाया था। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की जमात पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी और वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की 10 सीटें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गई थी। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाहते उस वक़्त तो उनके लिए दोनों जो सूरत हाल है वो बड़ी आसानी थी, यानी अगर वो पीटीआई के साथ बारगेन करते और ये कहते कि जनाब मैंने चीफ़ मिनिस्टर बनना है तो पीटीआई के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ना होता कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाती और मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार से अलग करती। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ऐसी ही ख्वाहिश का इजहार मुस्लिम लीग नून के साथ करते तो शायद उनके पास भी ये ऑप्शन ना होता। लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसको हेड कर रहे थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब,
उन दोनों का ये मानना था कि इमरान खान का ही इक़्तिदार में आना ज़रूरी है, लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे तक महदूद करके यहाँ पर उस्मान बुज़दार को लाकर इमरान खान ने सरप्राइज़ दिया था ख़ुद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। और यही वो मुकाम था जहाँ पर आकर ये जो गेम है ये थोड़ी सी बदल गई थी। और उसके बाद जैसे जैसे इक़्तिदार इमरान खान साहब का आगे बढ़ता है, बुज़दार का ये जो कारनामे हैं वो सबके सामने आना शुरू हो जाते हैं। और उस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट का असासा थे। अप्रैल के अंदर जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होती है तो पंजाब में भी तब्दीली की हवा चलती है। और उसी वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत आला की ऑफ़र की जाती है, जिसको चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन अफराद में शुमार होते हैं। और ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोहनस इलाही साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि इमरान खान की तरफ उनको भिजवाने में भी जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनका रोल था। और कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने करीबी दोस्त जनरल मुजम्मल के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बनी गाला भिजवाया था, अदरवाइज़ उनके यहाँ पर आसिफ अली ज़रदारी के साथ मामलात यस थे। और उसके बाद भी ये जो है ना गिव एंड टेक चलता रहा। और जुलाई में होने वाले बाई इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून को 5 सीटें मिली और पीटीआई को 15 सीटें मिली, जिसने ताकत के इस तवाज़ुन का बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए वज़ारत आला को हमवार करने का जो आखिरी रास्ता था वो निकलता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, जहां पर उमर अताब बंदयाल साहब की ज़ेर सरबराही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की ऐसी तशरीह कर दी जो आइन को असर नौ लिखने के मुतरादिफ थी। और फिर उसके जो नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो फड्डा है वो पड़ता है उस वक्त जब इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने पर मजबूर होते हैं। और एतमाद का वोट उनको मिलता नहीं है क्योंकि ख़ुद अब बहुत सारे अरकान असम्बली इस माहौल के अंदर लापता हो जाते हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब चूँकि मौजूद होते हैं असम्बली में और वहाँ पर उनका स्पीकर भी मौजूद होता है, लिहाजा ये जो खेल है थोड़ा सा तवील हो जाता है। इसी मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं और इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको एतमाद का वोट लेकर दे देती है तो फिर वो असम्बली को तहलील नहीं करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी इत्तेहाद कर लेंगे। और ये वो मौका होता है जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े होते हैं। और यहीं पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ ताल्लुकात के सफ़र का इख्तिताम होता है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट तो ले लिया, लेकिन वादे के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली की तहलील को रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि एडवाइस लेकर ख़ुद पहुँच जाते हैं इमरान खान साहब की रिहाइश गाह पर। और इमरान खान साहब एक जानिब परवेज़ इलाही और दूसरी जानिब महमूद खान को बिठाकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करके पाकिस्तान में एक सियासी तूफ़ान बर्पा कर देते हैं, एक हैजान खड़ा हो जाता है। और फिर इसके बाद अगली सूरत हाल डेवलप होती है, सुप्रीम कोर्ट आती है, 14 मई को इंतखाबात होते हैं और अगला सिलसिला शुरू हो जाता है। ये है वो मौक़िफ़, ये है वो लड़ाई जो अभी तक जारी है। और बताया जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जेल में मुतअद्दिद मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने साहबजादे को छोड़कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने पर तैयार नहीं होते। उनका एक कहना मोनस को मनाओ, लेकिन मोनस नहीं मान रहा, चूँकि मोनस को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर मौजूदा हालात में ये सख्त वक्त अगर वो इमरान खान के साथ काट लेते हैं तो इमरान खान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा मोनस इलाही को चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के ओहदे पर अपॉइंट करने के अलावा। क्योंकि जब ये जो है मुकाबला किया जाएगा, मुआवजा किया जाएगा कि किसने कितना साथ दिया, तो चौधरी ये लड़ाई जीत जाएंगे क्योंकि पलड़ा उनके हक़ में होगा, ये उनका मानना है। लेकिन इमरान खान साहब को जानने वाले लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब इस तरह की बातों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट वो जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनके साथ साथ पाकिस्तान की जुडिशरी को भी सबक सिखाने के लिए इस वक्त ख़ासी हद तक तैयार नज़र आती है। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। आखिरी जो है 13 दिन, क्योंकि 13 सितंबर के बाद अगले जो 2 दिन हैं 14 और 15 सितंबर, ये हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी और 16 सितंबर को गुड बाय टाटा टाटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आखिरी
12-13 दिन रह गए हैं। इन 12-13 दिन के अंदर जो पूरे का पूरा सियासी निज़ाम है, इसको उलट पुलट रख के इसको खलत मलत करने की भरपूर तरीके से कोशिशें और काविशें की जा रही हैं। और इस मौके पर ईवान सदर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या शायर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी इमारत हो, ये हमें तमाम के तमाम सेम पेज पर नज़र आ रहे हैं। और इसका इजहार हमें आज लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी होता है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि इन प्रोसीडिंग्स के पीछे जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, मोनस इलाही साहब, उनकी लंदन के अंदर होने वाली मुलाकात जो जस्टिस अली असजद घुराल के साथ हुई थी, ये बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है। और अगर आप 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट से ही दमाद आला की रिहाई के हवाले से फ़ैसला देखें तो आपके सामने ज़रा पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होती है कि इन मुलाकातों के कुछ ना कुछ असरात सामने आ रहे हैं। एक जानिब दमाद आला की रिहाई होती है तो दूसरी जानिब वज़ारत आला के उम्मीदवार के कहने पर उसके वालिद की रिहाई अमल में आती है। और ये जो फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट का जो कल जारी किया गया, इस फ़ैसले में अमजद रफ़ीक साहब ने बहुत सारी चीज़ों का अहाता करके चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी को तकरीबन नामुमकिन बना दिया था कि नैब भी नहीं पकड़ेगी, FIA भी नहीं पकड़ेगी, पुलिस भी नहीं पकड़ेगी, कोई और इदारा भी गिरफ़्तार नहीं करेगा और MPO के तहत भी नज़रबंदी नहीं की जा सकेगी। और उसके साथ साथ एक SP साहब की ये जिम्मेदारी लगा दी गई थी कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को साथ लेके भी आना है और उनको घर तक छोड़ने भी जाना है। और इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंचकर ये सारे के सारे मंसूबे के रास्ते में न सिर्फ रुकावट बन जाती है बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार भी कर लेती है। इसका मतलब ये है कि ये जो लड़ाई हमें बैन नज़र आ रही थी, वो लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। अब लड़ाई होगी, सरेआम होगी, सबके सामने होगी, हुक्म अदूली भी होगी और वो भी डंके के चोट पर होगी। इसका मतलब ये है कि अब एक जानिब रिट ऑफ द गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से निगरान सेटअप ने, और दूसरी जानिब जो कानून की जो हुक्मरानी है या अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद कराना है, इसकी ज़िम्मेदारी आ गई है जुडिशरी पर। और जुडिशरी को अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए जो इंतज़ामिया है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और अब देखना ये है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इंतज़ामिया है यानी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है या दीगर इदारे हैं, वो इस खेल में ताकत के साथ चलेंगे या अदलिया के साथ, क्योंकि ये एक बड़ा खौफनाक किस्म की टसल है जो डेवलप होने जा रही है। और ये बात मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगले 2 हफ्ते जो 1 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं और 14 सितंबर तक जाएंगे, इस दौरान 9 सितंबर को ईवान सदर से आरिफ अलवी साहब ने रिटायर होना है। और आरिफ अलवी साहब को किसी भी सूरत इस बात की अब तक ये फ़ैसला हुआ है कि उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ईवान सदर में क़याम करें। उनको अगर वो ज़िद करेंगे तो उनको ईवान सदर से रुखसत करने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश नहीं किया जाएगा। अलबत्ता सदर साहब अपनी मुद्दत की तकमील के बाद अगर बाइज़्ज़त रुखसती चाहेंगे तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत कर दिया जाएगा और सादिक संजरानी साहब को जो है वो कायम मुकाम सदर की ज़िम्मेदारी सौंप दी जाएगी। अदरवाइज़ ईवान सदर के अमले को ये बात बावर करा दी जाएगी कि जनाब अब आपने आरिफ अलवी साहब की कोई बात नहीं मानी। और फिर इस बात के भी इम्कानात पाए जाते हैं कि सदर की मौजूदगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए और उसके साथ साथ सादिक संजरानी साहब की बतौर कायम मुकाम सदर तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए। और ये सूरत हाल आरिफ अलवी साहब के लिए किसी भी सूरत एक मुनासिब तरीक़ाकार नहीं होगा। अलबत्ता जो अदालती लड़ाई है उसके लिए बहुत सारे महाज चल गए हैं। और अगर आप कल की प्रोसीडिंग्स के बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला देखें या ऑर्डर ऑफ द डे उनका देखें तो वहाँ पर भी ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि अप्रैल से एक केस आपके पास पेंडिंग है और वो केस की सुनवाई नहीं हो रही और अब जनाब सितंबर आ गया है, आप क्या करना चाहते हैं। और ये जो उनकी तरफ से अगर आप वो फ़ैसला जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप इसका मुतालिया करें तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अदालत के अंदर और अदलिया के अंदर पाई जाने वाली तकसीम का इजहार इन अल्फाज में करते हैं कि अदालती फ़ैसलों और मुकदमात की फ़िक्सेशन के लिए भी डबल स्टैंडर्ड्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं कि किसके लिए जो है वो पैमाना मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब और
اور دیگر کے لیے پیمانہ مختلف ہے، اور اگر سٹنگ ججز اس رائے کا برملا اظہار کر رہے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی جوڈیشری کے ساتھ ہونے والی چپکلش کو سمجھنے کے لیے کسی طرح کی راکٹ سائنس درکار نہیں، اور پھر ہمیں اس بات کا بھی جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس پیرانہ سالی میں یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔